हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दिवाकर एंड वेलकम टू इजोटी साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 2। नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो वो हमारे दोस्त हुए, हमारे फ्रेंड हुए, आगे देखेंगे कैसे। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे फो होते हैं। फो मीन्स दुश्मन, एनिमी। मतलब ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और किस तरह से हार्मफुल होते हैं, ये इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड कि जब आप वीडियो को देख रहे हो तो आपकी स्क्रीन पर ये स्लाइड आ रही होंगी, जिसमें आपको इस तरीके की प्रॉपर नोट्स एक सिस्टमेटिक वे में मिलेंगी। ये नोट्स आपको केवल देखनी नहीं है, साथ साथ में इनको लिखना भी है, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हों, ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो, ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, क्योंकि नोट्स जब आप नोट्स बनाते बनाते चीज़ों को पढ़ते हैं तो उसका 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स दैट आर मोस्टली इनविजिबल, मतलब ये इनविजिबल होते हैं टू द नेकेड आई। नेकेड आईज के लिए इनविजिबल होते हैं, हम खुली आंखों से नहीं देख सकते इनको, क्योंकि ये टाइनी होते हैं। टाइनी मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, मतलब बहुत छोटे होते हैं, खुली आंखों से नहीं देख सकते इनको, हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे कैन बी बोथ हेल्पफुल, मतलब ये हमारे लिए मददगार हो सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं, मीन्स ये हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं। और कुछ हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, फोज, दुश्मन हो सकते हैं हमारे। और केवल हमारे ही नहीं, ह्यूमंस के, एनिमल्स के और प्लांट्स के लिए। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होंगे, मीन्स वो उनके फ्रेंड्स कहलाएंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो उनके लिए हार्मफुल होंगे, मतलब वो उनके फोज कहलाएंगे, दुश्मन कहलाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वैरायटीज इस अर्थ पर पाई जाती हैं, क्या ये पूरी अर्थ में पाए जाते हैं, क्या ये हर जगह पाए जाते हैं? ठीक है, इनकी वैरायटी तो होती ही होती है भाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वैरायटीज तो होती ही होती है। आपको बैक्टीरिया भी मिलेंगे, आपको एल्गी भी मिलेगी, आपको फंजाई भी मिलेगी, आपको प्रोटोजोन्स भी मिलेंगे, आपको वायरसेस भी मिलेंगे। हालांकि वायरस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेन ग्रुप में नहीं रखा गया है, लेकिन होता तो वो भी वेरी वेरी टाइनी है, वो भी तो माइक्रो होता है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये हर जगह पाए जाते हैं, इनकी वैरायटी तो होती ही होती है, लेकिन इनकी जो हैबिटाट्स होती है, हैबिटाट मतलब इनका जो घर है, जहाँ पर कोई प्लांट रहता है वो उसकी हैबिटाट होती है, जहाँ पर कोई एनिमल रहता है वो उसकी हैबिटाट होती है। ऐसे ही जहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनका जो घर होगा वो उसका हैबिटाट कहलाएगा। ठीक है, तो इनकी हैबिटाट में भी एक वाइड वैरायटी पाई जाती है, मतलब ये आपको वाटर में भी पाए जाते हैं, ये आपके वाटर में भी पाए जाते हैं, चाहे फ्रेश वाटर हो, चाहे सॉल्टी वाटर हो, चाहे शुद्ध पानी हो, चाहे खारा पानी हो, सब जगह पाए जाते हैं। सॉइल, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। एयर, हवा में भी कुछ माइक्रोब्स पाए जाते हैं। और इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, एनिमल और ह्यूमंस यानी हम सबकी बॉडी के अंदर भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोब्स। तो जब जब मैं माइक्रोब्स वर्ड प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आप समझ जाइए कि आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारी बॉडी के अंदर आप देख सकते हैं, हमारे माउथ में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, हमारी गट, हमारी इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं, हमारे नोज़ में, हमारी स्किन में, हर जगह बैक्टीरिया होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे माइक्रोब्स क्या होते हैं,
माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? वाटर, सॉइल, एयर और यहाँ तक कि हमारी, आपकी और एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर देखिए, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन लीव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, एक्सट्रीम कंडीशन में भी पाए जाते हैं बहुत सारे माइक्रोब्स। एक्सट्रीम कंडीशंस मतलब जहाँ पर हमारा और आपका रहना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन होता है, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस। तो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में कौन रह सकता है? माइक्रोब्स रह सकते हैं, लेकिन सारे नहीं, कुछ। जैसे हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स का मतलब क्या होता है? जो गर्म पानी के झरने होते हैं वो होते हैं हॉट स्प्रिंग्स। ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स। तो यहाँ पे माइक्रोब्स पाए जाते हैं। हमारी अर्थ में बहुत सारे जल के स्रोत ऐसे होते हैं जो बहुत गर्म होते हैं, वो एक्सट्रीम कंडीशन है। ठीक है, तो वहाँ पर भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं। और आइस कोल्ड, जहाँ पर टेम्परेचर माइनस में हो, आइस कोल्ड रीजन्स जहाँ पर हमारा और आपका रहना नामुमकिन है, वहाँ पर ये माइक्रोब्स आराम से रह सकते हैं। डेजर्ट्स में पाए जा सकते हैं। और मर्शी लैंड्स, दलदल में, या आप कह सकते हैं मडी जो लैंड होती है, कीचड़ वाली जो ज़मीन होती है, मर्शी लैंड्स बोलते हैं उसको, तो वहाँ पर भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, है ना। एवरीवेयर जो है माइक्रोब्स पाए जाते हैं, चाहे नॉर्मल कंडीशन हो चाहे एक्सट्रीम कंडीशंस हो। ठीक है, अब यहाँ पर एनसीईआरटी में है मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है कि देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये 5 यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि एक वायरस भी होता है, लेकिन वायरस को यहाँ पर मेन ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया गया है। वाई, उसका मैं अभी आंसर बताता हूँ। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर ये 4 मेजर ग्रुप्स देखने हैं माइक्रोब्स के, जिसमें पहला है आपका बैक्टीरिया, दूसरा है फंजाई, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है एल्गी। ये 4 मेजर ग्रुप्स हैं आपके किसके? माइक्रोब्स के। किसके 4 मेजर ग्रुप्स हो गए ये? माइक्रोब्स के। अब देखिए, जरा ध्यान से देखना कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विजिबल होते हैं बट स्पेसिफिक कंडीशन में होते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में भी आपको बताया, नॉर्मली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, यहाँ पर देखना कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे फंजाई हो गया। फंजाई एक ऐसा माइक्रोब है, जैसे ब्रेड मोल्ड, राइजोपस, आपने 7th में पढ़ा होगा आई थिंक सो। ये क्या है? ये आपका एक मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ये विजिबल होता है, दिख सकता है। ब्रेड पर जो फंगस लगता है ना ग्रीन ग्रीन कलर का, वो ब्रेड मोल्ड होता है, राइजोपस बोलते हैं। तो ये फंगस का ग्रुप होता है, इसलिए दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कैसे कलर का होता है? ग्रीनिश कलर का होता है, जो फंगस लगता है ब्रेड के ऊपर। अच्छा, एल्गी। एल्गी ज़रा ध्यान से देखिए, जैसे स्पाइरोगाइरा, आगे हम देखेंगे अभी। ये भी क्या होता है? मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। अच्छा, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो होते हैं यूनिसेलुलर कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे अमीबा यूनिसेलुलर होता है, पैरामीशियम यूनिसेलुलर होता है। ये दिखते नहीं है, लेकिन इनको माइक्रोस्कोप से तो देखा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ये 4 ग्रुप्स अभी हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमने वायरस को उस कैटेगरी में क्यों नहीं रखा? वायरस जो है, दीज आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक। इनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसीलिए माइक्रोस्कोपिक हैं, बट दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेन ग्रुप में नहीं रखा जा सकता। दे आर कंसिडर्ड डिफरेंट, इनको डिफरेंट कंसिडर किया जाएगा। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग सेल्स। ये केवल लिविंग सेल के अंदर ही अपने को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी तरह आगे जनरेशन बढ़ा सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को, कि जो वायरस होते हैं ना, ये लिविंग के अंदर ही जिंदा रह सकता है। मतलब सजीव के संपर्क में है तो जिंदा है, सजीव है, और किसी निर्जीव की बॉडी में अगर ये चला जाएगा तो ये निर्जीव हो जाएगा, नॉन लिविंग हो जाएगा। मतलब आउटसाइड अ होस्ट सेल जो होती है, दे एक्ट लाइक नॉन लिविंग। अगर पत्थर पर कोई वायरस है तो वो नॉन लिविंग है, लेकिन अगर हम पर, आपके, हमारे या आपके हाथ पर कोई वायरस है तो वो लिविंग है।
लिविंग के कांटेक्ट में रहेगा तो लिविंग, नॉन लिविंग के कांटेक्ट में रहेगा तो नॉन लिविंग। इसीलिए आपने सुना होगा वायरस जो होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लिंक होती है, कनेक्टिंग लिंक होती है, संयोजी कड़ी होती है, क्योंकि इसमें लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं और नॉन लिविंग के भी होते हैं। तो दे कॉज डिजीजेस लाइक कोल्ड, फ्लू, पोलियो, है ना। ये डिजीजेस जो है वायरस से फैलती है, जैसे कोविड-19 वायरस है, ठीक है, ये भी तो वायरस ही है, ठीक है। लेकिन लिविंग के कांटेक्ट में रहेगा तो लिविंग, नॉन लिविंग में रहेगा तो नॉन लिविंग। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी से डिफरेंट है, ठीक है। इसको डिफरेंट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं सिंपली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप में होते हैं, जैसे रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, बेसिलाई, स्फेरिकल होते हैं, कॉक्सी, स्पाइरल होते हैं, स्पाइरिला, कोमा शेप्ड के जो बैक्टीरिया होते हैं इस तरीके से, विब्रियो, और सम आर यूजफुल। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो यूजफुल होते हैं, जैसे लैक्टोबेसिलस दूध से दही बनाने का काम करता है, और कुछ होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, जिनसे तरह तरह की बीमारियां हो सकती है, जैसे टाइफाइड नाम की बीमारी होती है सॉल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हार्मफुल होते हैं, मतलब जो हमारे फोज हैं, और कुछ होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फंजाई। अब जो फंजाई होते हैं ना, फंजाई कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। फंजाई आपका यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। फंजाई जो है ये सड़ी हुई चीज़ों के ऊपर उगते हैं, ठीक है, या जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं, सड़े हुए जीव जंतु या पेड़ पौधे होते हैं, या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसके ऊपर ये पनपते हैं, ठीक है। इनके कॉमन एग्जाम्पल जैसे ब्रेड मोल्ड हो गया, इसको राइजोपस के नाम से जाना जाता है साइंटिफिकली, यीस्ट हो गया, और मशरूम हो गया। मशरूम भी एक फंजाई की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, ये भी एक फंजाई है, फंगी या फंजाई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दूसरा ग्रुप कहलाएगा, ठीक है, दूसरा ग्रुप कहलाएगा, ठीक। अब आता है आपका नेक्स्ट ये डायग्राम, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। ये आपका ब्रेड मोल्ड है, देखिए किस तरीके से है, और ये है आपका पेनिसिलम, ठीक है। इससे पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक भी बनती है, अभी आगे देखेंगे। और ये है आपका एस्परजिलस, एस्परजिलस। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सारे आपके फंजाई के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो फंजाई जो है ये आपका यूनिसेलुलर भी हो सकता है, जैसे ईस्ट क्या है अपने आप में यूनिसेलुलर है, ठीक है। और मशरूम क्या है? मशरूम तो आप देख सकते हैं सीधे खुली आंखों से, ब्रेड मोल्ड को आप देख सकते हो, ये क्या है? मल्टी सेलुलर है, ठीक है। ये है आपका ब्रेड मोल्ड, कुछ इस तरीके से दिखता है। आई होप ये समझ गए होंगे आप, ठीक। अगला आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है ये सिंगल सेल्ड एनिमल होते हैं। सिंगल सेल्ड मतलब क्या होता है? यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब क्या हो गया? जो एक सेल का बना हुआ होता है, सिंगल सेल जो होती है उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जो बहुत सी सेल का बना होता है उसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। तो प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। दे में हैव डिफरेंट शेप्स एंड मूव यूजिंग फ्लैजेला और सीलिया, ठीक है। ये अलग अलग शेप के होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि एक कैटेगरी का एक प्रोटोजोआ होगा तो वो भी अपने शेप्स चेंज करता है, जैसे अमीबा। एमोइबा जो है वो अपने एक निश्चित आकार में नहीं होता है, इरेगुलर होता है इसका शेप, ये अपना शेप बदलता रहता है। ये इसके पास कुछ स्पेसिफिक टाइप की स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनकी मदद से ये अपने खाने को भी कैप्चर करता है, पकड़ता है, जिनको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडोपोडिया होती है इसकी बॉडी के चारों तरफ, तो वो इसको आगे मूव करने में क्या करता है? हेल्प करता है, मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम के चारों तरफ क्या लगे होते हैं? पैरामीशियम, ये देखिए आप, ये है पैरामीशियम। पैरामीशियम के चारों तरफ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सीलिया बोलते हैं। इनकी मदद से क्या करता है? मूव करता है। और अमीबा के चारों तरफ आप देखिए इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। इनकी मदद से ये आगे बढ़ता है, मतलब मूव करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। अब सम प्रोटोजोआ कॉज डिजीज सच एज मलेरिया एंड डिसेंट्री।
डिसेंट्री और मलेरिया नाम की डिजीजेस प्रोटोजोआ से ही होती हैं। अब आप बोलते हो सर मलेरिया तो मच्छर से होता है, प्रोटोजोआ कहाँ से आ गया? तो प्रोटोजोआ जो मेन जो उसका कारक है जिससे मलेरिया होता है, उसको उठा करके मच्छर क्या करता है, किसी दूसरी बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। मतलब मच्छर जो कैरियर का काम करता है, वाहक का काम करता है, जो उस बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ आपको क्लियर रखनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एल्गी। एल्गी क्या होता है? शैवाल ग्रीनिश कलर के होते हैं ना, पानी में तैरते रहते हैं। ठीक है, पानी में जो ग्रीन ग्रीन कलर की जो आप चीज़ें देखते हो, ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देखते हो, वो एल्गी की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, जो एल्गी होती है ना, ये ग्रीनिश कलर की होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है और इसीलिए फोटोसिंथेटिक होती हैं। मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द एल्गी जो होती हैं वो एक्वेटिक होती है। एक्वेटिक मतलब पानी में होती हैं। दे कैन बी यूनिसेलुलर, मतलब ये यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं एंड मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। जैसे क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है और स्पाइरोगायरा मल्टी सेलुलर है, फिलामेंटस होता है, धागे धागे जैसे होता है। देखिए इस तरीके से, ये फिलामेंटस स्पाइरोगायरा और ये है आपका क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर और ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो इस साइड में जो ये दो आपको दिख रहे हैं ये एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं और इस साइड में ये आपके प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, दोस्त भी होते हैं दुश्मन भी होते हैं। दोस्त क्यों कहा गया? क्योंकि ये हमारे लिए ना हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। और दुश्मन क्यों कहा? क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। ठीक है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बेनिफिशियल हो सकते हैं किस में? मेकिंग कर्ड, मेकिंग ब्रेड, मेकिंग एल्कोहल, एंटीबायोटिक्स एट्सेट्रा। ये जितनी भी चीज़ें हैं, एंटीबायोटिक्स जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं, और एल्कोहल, वाइन, ब्रेड, कर्ड, ये सारी किसकी बनती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनती है। इन सब में अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं भैया। तो ये हमारे लिए हुए ना बेनिफिशियल, और साथ में ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। दे कैन आल्सो भी हार्मफुल एज, क्योंकि दे कॉज डिजीज एंड स्पॉइल फूड। ये बीमारियां पैदा कर सकते हैं और खाने को भी खराब कर सकते हैं। जैसे खाना बना के रख देते हो और एक दो दिन में वो खराब हो जाता है, किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। अब इसका हम कॉमर्शियल यूज देखेंगे, इसका व्यावसायिक उपयोग क्या है। ठीक है ना, व्यापारिक उपयोग क्या है, कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। अच्छा, यहाँ पर मैंने एल्कोहल अलग लिखा हुआ है, वाइन अलग लिखा हुआ है। क्या वाइन अलग होता है और एल्कोहल अलग होता है? जी, जो आपका वाइन होता है वो ग्रेप्स हो गए या जो फ्रूट्स होते हैं उनके फर्मेंटेशन से बनते हैं। और अल्कोहल तो एक केमिकल सब्सटेंस होता है, एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसको वाइन में ऐड ऑन कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इनमें एक छोटा सा अंतर हो गया। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में, एसिटिक एसिड बनाने में। जैसे यीस्ट नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एल्कोहल, वाइन बनाने में हेल्पफुल होता है और यहाँ तक कि ब्रेड बनाने में भी। ठीक है, अब यहाँ पर यीस्ट, यहाँ पर जो है एक तरह का यूनिसेलुलर फंगस होता है। यीस्ट क्या होता है? एक फंगस होता है भैया। ठीक है, और कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। ठीक, तो यीस्ट यूज्ड इन मेकिंग एल्कोहल एंड वाइन बाय फर्मेंटेशन। ठीक, एल्कोहल और वाइन बनाने में यूज किया जाता है यीस्ट का बाय फर्मेंटेशन। नाउ व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन क्या होता है? तो जब शुगर को, शुगर जैसे ग्लूकोज हो सकता है, जब शुगर को एल्कोहल में तोड़ दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा।
जैसे यीस्ट के द्वारा, क्योंकि यीस्ट भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो फिर उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नॉन एज क्या? फर्मेंटेशन। तो यीस्ट को शुगर सॉल्यूशन में डाला जाता है। कैसे बनाता है इससे अल्कोहल? यीस्ट को पहले शुगर सॉल्यूशन में डाला जाता है, उसके बाद एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन मतलब विदाउट ऑक्सीजन, क्योंकि यीस्ट को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ये एनारोबिक कंडीशन में होगा जहाँ पर हवा नहीं है, ठीक है ना। एनारोबिक कंडीशन में यीस्ट जो है शुगर को तोड़ता है और उसके बाद जो बनता है उसको अल्कोहल कहते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। कि क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कर्ड बनाने में या ब्रेड बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, जैसे वार्म मिल्क है, तो हल्का सा गर्म दूध है, उसमें अगर हम थोड़ा दही ऐड ऑन कर देते हैं तो वो भी कर्ड बन जाता है, क्योंकि कर्ड में ऑलरेडी क्या होता है? लैक्टोबैसिलस नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होता है जो दूध को कर्ड में कन्वर्ट कर लेता है। दिस कंटेन्स लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया विच हेल्प्स इन सेटिंग कर्ड। ओके। ब्रेड एंड अदर बेकरी प्रोडक्ट्स, ब्रेड और अदर बेकरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये भी यीस्ट को यूज करके ही बनाए जाते हैं, जैसे केक वगैरह भी, ठीक है। तो ब्रेड थोड़ा हल्का सा फूला फूला होता है ना, वो यीस्ट की वजह से होता है, ठीक है। और यीस्ट क्या होता है? एक यूनिसेलुलर फंगस होता है। अब एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है भाई। बहुत सारे जानवर मरते हैं, पेड़ पौधे गिरते हैं, उसके बाद वो सड़ते हैं, तो वहाँ से उनको डिकम्पोज करना, मतलब उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और उनको मिट्टी में मिला देना, उनका ह्यूमस बना देना, मिट्टी बना देना, उनको डिकम्पोज कर देना, किसकी वजह से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होगा। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे तो वैसे ही पड़े रहेंगे और गंदगी बढ़ती जाएगी, जिससे हमारा एनवायरनमेंट दूषित होता जाएगा, ठीक है, कंटेमिनेट होता जाएगा। तो उसको क्लीन करने में, उसको साफ करने में हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बड़े हेल्पफुल होते हैं। ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिक वेस्ट को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं और दे प्ले अ वाइटल रोल, मीन्स इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस इन नेचर। मतलब प्राकृतिक संतुलन, प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखे, इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो किस तरीके से एनवायरनमेंट क्लीन करता है ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद मेडिसिन्स बनाने में, दवाइयों को बनाने में, जिनको कि हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। जब आप किसी एलोपैथिक के पास जाते हो तो वो आपको इंग्लिश दवाइयाँ देते हैं, तो उन दवाइयों को हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स होती क्या है? एंटीबायोटिक्स काम कैसे करती हैं? जब एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं, जैसे मान लो किसी को टाइफाइड हो रखा है, अब उसने टाइफाइड की एंटीबायोटिक ली, अब वो एंटीबायोटिक क्या करेगी अंदर जाके? जो उस टाइफाइड का बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी, जो इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर गया है, वो उसको क्या कर देगा? किल कर देगा, या उसकी ग्रोथ को रोक देगा, उसकी वृद्धि को रोक देगा, और बीमारी वहीं पर खत्म हो जाएगी। तो मेडिसिन्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज, जो बीमारी की ग्रोथ को या उस बीमारी की जो जड़ है उसको ही खत्म कर दे, ठीक है, जो स्टॉप कर दे या डिजीज की ग्रोथ को रोक दे, जो किसकी वजह से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, उनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाया गया था उसका नाम था पेनिसिलिन। क्या नाम था? पेनिसिलिन। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था पेनिसिलम। पेनिसिलम नाम का एक आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसके द्वारा ये बनता है। और ये किस कैटेगरी का होता है? फंगस होता है। एक फंजाई के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है पेनिसिलम, उससे बनाया जाता है पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में डिस्कवर करी थी सबसे पहले, फंगस पेनिसिलम से, ठीक है। तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए। कुछ अदर कुछ अदर एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल्स हैं आपकी बुक्स में, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है डिजीज़ को क्यूर करने में,
ह्यूमंस में और एनिमल्स में, ठीक है, बीमारी को रोकने में, बीमारी की जो ग्रोथ है उसको स्टॉप करने में या उसको डिक्रीज करने में या उसको किल करने में क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट नोट ऑन एंटीबायोटिक्स, अगर एंटीबायोटिक्स पे इम्पोर्टेंट नोट्स आता है तो आपको एग्जांपल्स तो मैंने आपको बता ही दिया हूँ, जो लास्ट में आप लिख सकते हैं। अब एंटीबायोटिक्स जो हैं, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है भाई। कभी ना कभी आप डॉक्टर के पास गए होंगे, ठीक है, वो आपको 3 दिन की, 5 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की दवाइयाँ देता है, एंटीबायोटिक्स देता है, ठीक है। और उस साथ में क्या बोलता है कि आपको इस टाइम पे ये डोज लेनी है। मतलब जो वो बताता है वो एक कोर्स बताता है और वो कोर्स आपको कंप्लीट करना होता है। तो वो कोर्स अगर आप कंप्लीट नहीं करते हो तो वो एंटीबायोटिक्स जो होंगी वो लेस इफेक्टिव होंगी, मतलब उनका प्रभाव कम होगा, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर, यानी कि अपनी मर्जी से आपने खा ली, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस पर ही आपको एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। ये पहला और इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन आपको लेना है। दूसरा, ओवर यूज, दवाइयों का ओवर यूज नहीं करना है और रॉन्ग यूज नहीं करना है। रॉन्ग यूज नहीं करना है यानी कि सुबह की रात को, रात की सुबह को खा ली, ऐसा नहीं। ओवर यूज या रॉन्ग यूज जो है वो एंटीबायोटिक्स को लेस इफेक्टिव बना सकता है, मतलब आपकी बॉडी में तो जाएगा लेकिन इफेक्टिव नहीं होगा। और तीसरा और इम्पोर्टेंट, दे शुड बी टेकन इन द करेक्ट डोज, जो कि मैंने शुरू में बताई थी, करेक्ट डोज आपको लेनी चाहिए और कंप्लीट कोर्स करना चाहिए। कंप्लीट कोर्स मस्ट बी फॉलोड, जो आपको डॉक्टर बताता है कि इतने दिन तक खाना है, मतलब इतने ही दिन तक खाना है, इस टाइम पे खाना है, मीन्स इस टाइम पे खाना है। ये हो गया कंप्लीट कोर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद यूज़ इन वैक्सीन प्रोडक्शन। वैक्सीन, अभी वैक्सीन भी बड़ी कमाल की चीज़ होती है। लगभग हर बीमारी की आपको वैक्सीन मिल जाएगी। पोलियो की वैक्सीन है, टाइफाइड की वैक्सीन, कोविड-19 की वैक्सीन है ना। तो वैक्सीन लगाने की जो प्रोसेस हो उसको वैक्सीनेशन कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं। तो ये टीका लगते क्यों हैं और ये बनते कैसे हैं? तो सबसे पहले बनते कैसे, वैक्सीन्स आर मेड यूजिंग वीकेंड और डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो कमज़ोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, उससे वो वैक्सीन बनती है। जिस बीमारी का वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, जैसे कोई बीमारी है, जैसे कोई बीमारी है, ए नाम की बीमारी है। अभी ए नाम की बीमारी मान लो सी नाम के किसी बैक्टीरिया से हुई, तो इस सी नाम के बैक्टीरिया को पहले कमज़ोर किया जाएगा या उसको मार दिया जाएगा और इंजेक्शन की हेल्प से आपकी बॉडी में इंजेक्ट कराया जाएगा। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको क्या कर लेगा, स्टिमुलेट कर लेगा, ठीक है, स्टिमुलेट कर लेगा ताकि आप फ्यूचर इन्फेक्शन से बच सकें। मतलब उस वैक्सीन को लगाने के बाद जब फ्यूचर में वो बैक्टीरिया या वो वायरस या वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी में किसी तरीके से, एयर से, वाटर से या इन्फेक्टेड पर्सन से आपकी बॉडी में एंटर करता है, तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम या डब्ल्यूबीसीज जो होंगी उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या बैक्टीरिया को या वायरस को पहचान लेगा और उसके साथ फाइट कर लेगा, ठीक है। तो उसका हैबिचुअल बनाया जाता है वैक्सीन से उस इम्यून सिस्टम को, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, ताकि आप फ्यूचर इन्फेक्शन से बच सके। बस ये काम आपका वैक्सीन करता है, ठीक है। मतलब आपकी बॉडी को ट्रेंड किया जाता है फ्यूचर इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। जैसे आपने कोविड-19 की वैक्सीन लगाई, अब जैसे 2 साल बाद कोविड किसी तरीके से आपकी बॉडी में जाएगा तो वो आप उससे बच जाओगे, वो वैक्सीन वहाँ पे काम कर लेगा, ठीक है। ये मैंने आपको सरल भाषा में बता दिया। अब कॉमन वैक्सीन जैसे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन हो गया, पोलियो वैक्सीन हो गया, हेपेटाइटिस बी ए वैक्सीन हो गई, ठीक है। ये अलग अलग बीमारियों की अलग अलग वैक्सीन्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ना एग्रीकल्चर में भी इम्पोर्टेंट रोल होता है, इसीलिए इनको फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है, स्पेशली किसानों का मित्र कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं जो
हेल्प इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। मतलब एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करके सोइल में डालना और सोइल से उसको प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब करना। प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकता, एनिमल डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। इस नाइट्रोजन को सबसे पहले यूजेबल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद पेड़ को देना पड़ेगा। और पेड़ को जब एनिमल्स खाएंगे तो उससे एनिमल को भी नाइट्रोजन मिलेगा। वो एनिमल जब मरेगा तो मर के मिट्टी में नाइट्रोजन जाएगा, फिर पेड़ उसको लेगा। ठीक है, इस तरीके से ये एक साइकिल चलता है जिसको नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं, जिसको हम इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये काम कौन करता है भाई? एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को लाता कौन है मिट्टी तक? तो उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया। जैसे राइजोबियम होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, इतनी नाइट्रोजन हमें लानी है, मिट्टी में पहुंचानी है और पेड़ को देना है उसको। पेड़ मिट्टी से उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? जैसे लीव्स इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो कहाँ होता है? लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में। जैसे लेग्यूमिनस प्लांट जैसे मटर हो गया, बीन्स हो गई, दाल वगैरह हो गई, आपकी जो फलीदार जो पेड़ होते हैं ना, जिनमें छोटी छोटी फलियां लगती हैं, दाल वगैरह, मटर, है ना, उनकी जो नोड्यूल्स होती हैं, उनकी जड़ों की नोड्यूल्स मतलब जो गांठ होती है, उन गांठों में पाया जाता है। ठीक है, तो पेड़ से इसको पोषण मिल जाता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है, और बदले में ये पेड़ को नाइट्रोजन दे देता है। कहाँ से लाता है भाई? एटमॉस्फेयर से लाता है। कन्वर्ट्स नाइट्रोजन गैस इनटू यूजेबल फॉर्म्स फॉर द प्लांट। ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है और प्लांट उस नाइट्रेट को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या है भाई? जरा आपको इसको ध्यान से देखना चाहिए। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, अभी तक तो आपने फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे, बेनिफिशियल जो हमारे लिए होते हैं, फायदेमंद जो हमारे लिए होते हैं। लेकिन अब नुकसानदायक, जो ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में तरह तरह की बीमारियां पैदा कर देते हैं। दीज डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ये जो डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको पैथोजेंस कहते हैं। समझ आया क्या कहते हैं इनको? पैथोजेंस, जिनकी वजह से ह्यूमंस को, एनिमल्स को और प्लांट्स को तरह तरह की बीमारियों से गुजरना पड़ता है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, अब दे कैन स्प्रेड थ्रू। ये किसके द्वारा फैल सकते हैं? ये हवा के द्वारा फैल सकते हैं, वाटर के द्वारा फैल सकते हैं, फूड खाने के द्वारा फैल सकते हैं, या इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में अगर आप जाते हैं तो आपको ये संक्रमित कर सकता है। आप इसके संक्रमण के जाल में फंस सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गए इसके फैलने की माध्यम। हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, खाने के माध्यम से, और इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने के माध्यम से ये फैल सकता है। ठीक है जी, अब यहाँ पर एनसीईआरटी में एक टेबल है जो गिवन है, जो ये बताती है कि कुछ डिजीजेज होती हैं ह्यूमन में, कॉज्ड इन ह्यूमंस। ठीक है, किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह। जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी होती है ना, उसको बोला जाता है ट्यूबरक्लोसिस, शॉर्ट में टीबी बोला जाता है, ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है, ये हमारी लंग्स को, इसमें जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है वो हमारी लंग्स होती है ना। कंटिन्यूसली खांसी होती है इसमें। टीबी की जो बीमारी, ये बैक्टीरिया से होती है जी। किससे होती है? बैक्टीरिया से। और फैलने का जो इसका मोड है, माध्यम है, वो एयर है, हवा से फैलता है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। जो पेशेंट होता है ना टीबी का, उसको आइसोलेट करना चाहिए, आइसोलेशन में रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए, क्योंकि वो खांसेगा तो उसके खांसने से जो बैक्टीरिया है ना, वो हवा में जाएगा और हवा के माध्यम से हमारे अंदर आ सकता है, तो हम भी उसके शिकार हो सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ में यहाँ पर वैक्सीनेशन एक इलाज हो सकता है इसका। ठीक है, ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो सब फॉलो करते हैं। अगला आपका मीजल्स है। मीजल्स का मतलब खसरा होता है जी। क्या होता है? खसरा।
अब ये खसरा क्या होता है, मीजल्स क्या होता है, इसमें हाई फीवर आता है, नाक कंटिन्यूसली बहती रहती है, रनी नोज, और आंखें जो होती है वो लाल हो जाती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बॉडी में आने लगती है मीजल्स में, खसरा में। ये वायरस से होता है, एयर के माध्यम से फैलता है। बात वही है, इसमें पेशेंट्स को बिल्कुल कंप्लीटली हमें आइसोलेट रखना चाहिए, आइसोलेशन में रखना चाहिए, ताकि हवा के माध्यम से ये वायरस हमारे अंदर ना आए। चिकन पॉक्स और पोलियो ये भी दोनों वायरस से होते हैं। एयर के कॉन्टेक्ट्स में आने से आपको चिकन पॉक्स हो सकता है, ठीक है। और जो पोलियो है ये एयर और वाटर दोनों के माध्यम से फैल सकता है, ओके। तो पोलियो की तो वैक्सीन है, चिकन पॉक्स की, और ये बाकी सारी चीज़ों की, ठीक है। उसके बाद है आपका कोलेरा। कोलेरा बैक्टीरिया से फैलता है। किससे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है। वाटर और फूड इसका माध्यम हो सकता है फैलने का। टाइफाइड भी बैक्टीरिया से फैलता है, पानी के माध्यम से फैलता है, ठीक है। तो इसमें भी हमें पर्सनल हाइजीन रखना चाहिए, ठीक है, मतलब स्वच्छता रखनी चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए, ठीक है, क्योंकि और साफ खाना खाना चाहिए, है ना। बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, पानी को उबाल के पीना चाहिए। तो ये कुछ जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं इन बीमारियों में, ठीक है। हेपेटाइटिस ए, जिसमें अफेक्टेड ऑर्गन होता है आपका लिवर। हेपेटाइटिस में लिवर जो है ये प्रभावित होता है, ठीक है, लिवर थोड़ा सा डैमेज होता है। तो इसमें ये भी वाटर से फैलता है। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन तो इसका होता ही होता है, हेपेटाइटिस ए हो चाहे बी हो। मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है, ध्यान रखना। और इसका माध्यम क्या है? मॉस्किटो। क्या है? मॉस्किटो। जैसे किसी को मलेरिया है और उसको मॉस्किटो ने काट लिया, और वही मॉस्किटो आपको भी काट लिया, तो उसका जो कारक है, उसका जो फैक्टर है, वो आपके अंदर आ जाएगा और आपको भी इस रोग का शिकार बना सकता है। तो यहाँ पर हमें मॉस्किटो नेट जो है बेसिकली यूज करना चाहिए, मच्छरदानी जिसे कहते हैं, ठीक है। और इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करना चाहिए, जो कीटनाशक हैं, ताकि मच्छर पैदा ना हो, ठीक। तो इस तरीके से हम मॉस्किटो की जो ब्रीडिंग है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं। और अपने आसपास हमें पानी को कलेक्ट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा दिन तक इकट्ठा नहीं रखना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेबल यहाँ पर ये समझाती है आपको। उसके बाद है आपका, अभी तो ह्यूमंस में हमने देखा, अब एनिमल्स में भी बहुत सारी डिजीजेज हो जाती हैं ड्यू टू क्या? ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से आपके एनिमल्स, केवल ह्यूमंस में ही नहीं बल्कि एनिमल्स में भी क्या हो जाता है? डिजीजेज हो जाती हैं, ठीक है। तो जैसे आपका सबसे पहला, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेस इन एनिमल। एग्जाम्पल है आपका एंथ्रेक्स। अच्छा, एंथ्रेक्स एक डिजीज होती है जो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, बैक्टीरियल डिजीज़ है, क्योंकि बैक्टीरिया से फैलती है। किसमें? एनिमल में, और इवन ह्यूमंस में भी। इस बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस नाम का बैक्टीरिया जो है एंथ्रेक्स नाम का बीमारी पैदा कर देता है। इस तरीके की जो डिजीजेज होती है, इससे क्या होता है, जो सच डिजीजेस कैन रिड्यूस मिल्क, दूध को कम कर सकता है एनिमल्स में, मीट और अदर जो एनिमल प्रोडक्शन होता है उसको ये इफेक्ट कर सकता है। वैक्सीनेशन एंड प्रॉपर केयर ऑफ लाइफ स्टॉक आर इम्पोर्टेंट। वैक्सीनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर केयर ऑफ लाइफ स्टॉक क्या है? इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद प्लांट्स में होने वाली डिसीज है सबसे पहला आपका सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि ये सिट्रस फ्रूट्स में होता है, जैसे ऑरेंज में, मौसम्बी में, लेमन नींबू में, है ना, इनमें होता है सिट्रस कैंकर, इजंट इट। ये बैक्टीरिया से फैलता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका एयर है, मतलब फैलने का माध्यम। रस्ट ऑफ व्हीट। अच्छा, सिट्रस कैंकर में होता क्या है, इसमें लीव्स पर रेडिश या ब्राउन स्पॉट दाने लग जाते हैं। कैंकर मतलब दाने ही होता है, तो स्पॉट्स लग जाते हैं छोटे छोटे ब्राउन कलर के या रेड कलर के स्पॉट्स, दाने लग जाते हैं सिट्रस कैंकर में। रस्ट ऑफ व्हीट, ये गेहूं की एक बीमारी है जो गेहूं के पौधों में होती है। इसमें व्हीट की जो लीफ होती है ना, और जो उसका स्टेम, तना होता है, वो छोटे छोटे, उस पर छोटे छोटे दाने
या दाग लग जाते हैं जो रस्ट कलर के होते हैं, यानी ब्राउनिश भूरे कलर के होते हैं और हल्के से लाल होते हैं, इसीलिए इसको रस्ट ऑफ व्हीट कहते हैं। फैलने का माध्यम है फंजाई, एयर या सीड से ये फैल सकता है। और येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, भिंडी में येलो वेन मोजेक होता है, ओकरा, ठीक है, वायरस के थ्रू ये फैलता है। और फैलने का माध्यम इंसेक्ट, जैसे जो भिंडी बीमार है जिस पे येलो वेन मोजेक है, उस पर कोई इंसेक्ट बैठा है और वही किसी हेल्दी भिंडी के पौधे पर बैठ जाए तो उससे क्या हो जाता है, ये वायरस उसके अंदर भी चला जाता है और उसमें भी येलो वेन मोजेक हो जाता है। अच्छा, होता क्या है इसमें, ये डिजीज भिंडी के पत्तों के वेन्स पर होता है। वेन्स पर, वेन्स क्या होती है, इस तरीके से इनको वेन्स कहते हैं, पत्तियों की नसें कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको, और इसमें पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पीले दाग पड़ जाते हैं उन पे, और प्लांट इसमें वीक पड़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर पीले पड़ जाते हैं, इसीलिए येलो वेन मोजेक इसको कहा जाता है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। उसके बाद आता है आपका खाद्य विषाक्तता, मतलब फूड पॉइजनिंग। अब ये फूड पॉइजनिंग क्या होता है, देखो, फूड पॉइजनिंग मतलब खाने से होने वाले रोग, कंजम्पशंस ऑफ फूड कंटेमिनेटेड बाय हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड पॉइजनिंग क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलाइनम, बोटुलाइनम ये यहाँ पर एग्जाम्पल है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलाइनम या साल्मोनेला बैक्टीरिया, इनकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाता है। अब ये क्या होता है, अब जैसे क्लोस्ट्रीडियम जो बोटुलाइनम है, ये बैक्टीरिया किस में होता है, जैसे सील्ड फूड होता है, ऐसा खाना जो सील्ड है, सील्ड फूड कैंस हो गए, और आपके प्रिजर्व्ड फूड हो गया, है ना, प्रिजर्व्ड फूड हो गया, और जो इम्प्रॉपरली कुक्ड फूड होता है उसमें ये मेन क्या करता है, ग्रो करता है। और ये बोटुलाइनम टॉक्सिन बनाता है जो एक डेंजरस पॉइजन होता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, मसल्स वीक हो सकती हैं, बॉडी में वीकनेस आ सकती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलाइनम और साल्मोनेला बैक्टीरिया, ये भी बड़ा डेंजरस है। ये बैक्टीरिया रॉ एग्स में पाया जा सकता है, या अंडर कुक्ड मीन्स अध पका खाना, या अध पका चिकन, अंडर कुक्ड चिकन या अंडर कुक्ड मीट या दूध, इसमें मिलता है। हालांकि ये रेयर होता है, लेकिन होता है। सिम्टम्स, पेट दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है, वोमिटिंग उल्टी आ सकती है, डायरिया दस्त हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमेशा साफ और पका हुआ और हाइजीनिक फूड ही खाना चाहिए, स्वच्छ खाना खाना चाहिए, साफ सफाई से खाना बनाना और खाना चाहिए, ताकि आप फूड पॉइजनिंग के, खाद्य विषाक्तता के शिकार न हो जाए, कहीं खाना ही विष न बन जाए, पॉइजन न बन जाए, इसी को फूड पॉइजनिंग कहते हैं, ठीक है। सिम्पटम मैंने आपको बता ही दिया, वोमिटिंग, डायरिया, स्टमक पेन। प्रिवेंटिव मेजर्स, मेंटेन फूड हाइजीन, बिल्कुल साफ सफाई रखनी है आपको खाने के मामले में। फूड को स्टोर करना है तो प्रॉपरली स्टोर करना है, और हो सके तो अवॉइड ईटिंग स्टेल फूड, बासी खाने से बचना है, बासी खाना नहीं खाना है, ये भी फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है, ठीक है। अब आप फूड को अलग अलग तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, केमिकल मेथड होता है फूड को प्रिजर्व करने का, जिसमें हम प्रिजर्वेटिव जैसे सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फेट का यूज करते हैं। कॉमन सॉल्ट, जिसमें हम पिकल्स, अचार, फिश या मीट को प्रिजर्व कर सकते हैं। ये क्या करता है, उसमें से जो पानी होता है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो फूड आइटम्स होता है, पिकल्स, फिश या मीट, इसको प्रिजर्व, सुरक्षित कर लेता है। शुगर, ये जैम्स हो गया, जेलीज हो गया, इनका जो मॉइस्चर होता है उसको रिड्यूस कर लेता है, जिसकी वजह से प्रिजर्व हो जाते हैं। ऑयल और विनेगर हो गया, यूज्ड इन पिकल्स, अचार में रखा जाता है, इसीलिए तो अचार कई दिनों तक चल जाता है। टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को नहीं होने देता है, जिस माइक्रोब्स की वजह से ये खराब हो सकता है उसको प्रिजर्व कर लेता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट,
बॉइलिंग किल्स माइक्रोब्स, रेफ्रिजरेशन स्लोज देयर ग्रोथ। इसलिए हम चीज़ों को फ्रिज में रख लेते हैं, रेफ्रिजरेशन से जो माइक्रोब्स होती हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाती है और खाना सड़ने से या ख़राब होने से बच जाता है, या बॉईल करने से। इसको बोला जाता है एक प्रोसेस होती है पॉस्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन, जो कि लुइस पाश्चर नाम के साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। इसने क्या किया था, मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया था एंड उसके बाद कूलिंग रैपिडली, ठीक है। इसीलिए मिल्क को हम गर्म करके रखते हैं, अगर आप ऐसे रख दोगे तो वो ख़राब हो सकता है। इसीलिए उसको प्रिजर्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा ताकि वो पूरे एक दिन तक तो कम से कम चल ही जाए, ठीक है। तो ये फूड को प्रिजर्व करने के तरीके हो गए। और यहाँ पर है सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो आता है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। नाइट्रोजन जो है ना, ये इसेंशियल होता है फॉर ऑल लिविंग बींग्स, सारे सजीवों के लिए ज़रूरी होता है, केवल पेड़ पौधों के लिए नहीं, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। इट रिक्वायर्ड टू मेक प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। पेड़ जब नाइट्रोजन को लेता है ना तो उससे प्रोटीन बनाता है, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन गैस होती है। 78% ऑफ द एयर इज नाइट्रोजन। एयर का 78% नाइट्रोजन है, 21% आपको पता होगा ऑक्सीजन है और बाकी 1% अदर गैसेस है। बट प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली। प्लांट्स और एनिमल्स जो है इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म्स। जैसे कि मैंने कुछ स्लाइड्स पहले आपको बताया, नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया नाम का बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, मिट्टी में रखता है और मिट्टी में उसको यूजेबल फॉर्म में, जैसे नाइट्रोजन से नाइट्रेट में कन्वर्ट करके प्लांट उसको लेते हैं और उसके बाद उससे प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। प्लांट्स को जब एनिमल्स खाते हैं तो फिर एनिमल्स को नाइट्रोजन मिल जाता है। एनिमल्स जब मरता है तो मरने के बाद उसका शरीर सड़ता है, सड़ने के बाद मिट्टी में मिलता है, मिट्टी में जो पेड़ होता है वो नाइट्रोजन उसकी बॉडी में चला जाता है। तो इसी को हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। ये एक चक्र है जो चल रहा है हमारी इस प्रकृति में, ठीक है। अब यहाँ पर ये नाइट्रोजन साइकिल का एक बहुत ईजी सा डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है भैया क्लास 8 के लिए। नाइट्रोजन साइकिल N2 फिक्सेशन बैक्टीरिया एंड लाइटनिंग, ये दोनों मिल करके है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन और लाइटनिंग, ये दोनों मिल करके क्या करते हैं भाई, ये दोनों मिल करके नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स या अमोनिया में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स। नाइट्रोजीनस कंपाउंड जैसे आपका क्या हो गया, मैंने बताया अमोनिया और नाइट्रेट्स, ठीक है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है और मिट्टी में मिला दिया जाता है यहाँ से इसको, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, मिट्टी में। अच्छा, यहाँ पर लाइटनिंग मतलब क्या होता है, बिजली का चमकना। नाइट्रोजन फिक्सेशन तो आपको समझ आ ही गया, लेकिन लाइटनिंग, बिजली का चमकना, यहाँ पर ये क्या रोल प्ले कर रहा है भाई। देखो, जब बिजली चमकती है ना तो जो एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है ना, जो नाइट्रोजन होती है ये ऑक्सीजन के साथ तुरंत क्या कर लेती है, रिएक्शन कर लेती है लाइटनिंग से, और क्या बना लेता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO। और ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, ये क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ये पानी की बूंदों के साथ नीचे गिरता है, मिट्टी में मिलता है और नाइट्रेट में कन्वर्ट होकर के प्लांट के द्वारा यहाँ से अपटेक कर दिया जाता है। तो जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है अमोनिया और नाइट्रेट में, मिट्टी में जा रहा है, लाइटनिंग से नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और बारिश की बूंदों के साथ मिलकर के नीचे गिर रहा है NO बन करके। उसके बाद ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये यूजेबल फॉर्म में तो कन्वर्ट हो गई, मतलब उपयोगी अवस्था में, अब प्लांट इसको उपयोग कर सकता है, यूज कर सकता है। तो अपटेक बाय प्लांट्स के द्वारा इसको अपटेक कर दिया हमने, ठीक है, प्लांट्स ने मतलब हमने नहीं, ठीक है। तो प्लांट्स ने इसको अपटेक कर दिया, अब प्लांट इसको यूज करेगा प्रोटीन बनाने में, करेगा कि नहीं करेगा,
प्लांट्स रूट्स के थ्रू नाइट्रेट्स और अमोनियम सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। ओके, और एनिमल्स, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एनिमल्स ईट प्लांट्स, एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं और उनको नाइट्रोजन मिलता है। उसके बाद जब ये एनिमल्स मरते हैं तो इनकी बॉडी डिकम्पोज होती है, सड़ती है, तो इससे जो नाइट्रोजन होता है अमोनिया के रूप में मिट्टी में वापस आ जाता है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से मिट्टी में आ जाता है और फिर यहाँ से प्लांट्स के द्वारा लिया जाता है इसको। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ में तो क्या होते हैं, कुछ यहाँ पर क्या होता है, अमोनिया को कुछ बैक्टीरिया को क्या करते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको प्लांट्स के द्वारा लिया जाता है, और कुछ बैक्टीरिया यहाँ पर इस नाइट्रोजन को रिलीज कर देते हैं। किसमें? बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, मतलब गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कहते हैं। ठीक है, मतलब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बन गया। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो रही है ना, कुछ बैक्टीरिया जब यहाँ पर एनिमल मरा, डिकम्पोज हुआ, तो कुछ नाइट्रोजन कुछ बैक्टीरिया ने क्या किया, नाइट्रेट में बदल करके प्लांट को दे दिया, और इसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। और कुछ बैक्टीरिया ने जो एक्सेस नाइट्रोजन होती है, मतलब अधिक ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बना दिया, इसको डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर दो प्रोसेस हुई, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। तो आई होप ये पूरी नाइट्रोजन साइकिल आपकी समझ में आ गई होगी, किस तरीके से प्लांट को यहाँ पर नाइट्रोजन मिलती है और किस तरीके से यहाँ पर एनिमल्स को भी नाइट्रोजन मिलती है। तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पर अब एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसके द्वारा देखे जा सकते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये तो आपको आ ही गया होगा, मैंने चैप्टर आपको पढ़ा दिया। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, या राइजोबियम, दूसरा बैक्टीरिया क्या होता है, राइजोबियम, ये N2 मतलब नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद है आपका एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, क्या किसकी हेल्प से एल्कोहल को प्रोड्यूस किया जाता है, तो यीस्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कोलेरा, कोलेरा नाम की बीमारी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पे ओके। अगली स्लाइड है टिक द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, यीस्ट का यूज यहाँ पर किसके प्रोडक्शन में होता है, शुगर के, एल्कोहल के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, ऑक्सीजन के, तो राइट आंसर विल बी एल्कोहल। ठीक है, अगला है द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, इसमें से एंटीबायोटिक क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एल्कोहल है, यीस्ट है, तो राइट आंसर विल बी स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक। ओके, उसके बाद कैरियर ऑफ मलेरिया काउजिंग प्रोटोजोअन, यहाँ पर जो मलेरिया काउजिंग प्रोटोजोअन है उसका कैरियर क्या है, उसका वाहक क्या है, जो बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है। मलेरिया होता तो प्रोटोजोआ से है, लेकिन इसको पहुँचाने का काम कौन करता है, एक जगह से दूसरी जगह, तो इसका आंसर हो जाएगा फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका पहले का डी, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं, जो एक से दूसरे तक फैल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी जो होती है। ओके, उसके बाद आता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर का अल्कोहल में बदलने की जो प्रोसेस है, कन्वर्जन की जो प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं उसको, फर्मेंटेशन। यहाँ पर ही यीस्ट जो है ना, यीस्ट यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए भैया मैच द फॉलोइंग है, बैक्टीरिया का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख लीजिए, राइजोबियम का क्या होगा, लैक्टोबैसिलस का क्या होगा, यीस्ट का क्या होगा, प्रोटोजोअन का क्या होगा, वायरस का क्या होगा, तो वायरस का हो जाएगा काउजिंग एड्स, HIV नाम के वायरस से एड्स होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटोजोअन से क्या होगा, प्रोटोजोअन से हो जाएगा आपका मलेरिया। यीस्ट का क्या होगा, यीस्ट का क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखिए, यीस्ट का लैक्टोबैसिलस का क्या होगा, लैक्टोबैसिलस सेटिंग कर्ड। ठीक है, राइजोबियम, राइजोबियम का क्या होगा, राइजोबियम फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। बैक्टीरिया का क्या आ जाएगा आपका, काउजिंग कोलेरा, और बचा आपका यीस्ट बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड को बनाने में। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा आंसर, ये हैं आपके आंसर्स। ठीक है,
अब आप देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद द नेकेड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या नेकेड आई से देखा जा सकता है, अगर नहीं तो कैसे देखा जा सकता है। तो आंसर है नो, इनको खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, कुछ को छोड़ के, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आइज, दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। केवल और केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से इनको देखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेजर ग्रुप है आपके बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। ठीक है, उसके बाद आपका नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करके लाता है, उन बैक्टीरिया के नाम आपको बताने हैं। तो वो बैक्टीरियाज क्या हो जाएंगे, पहला हो जाएगा आपका राइजोबियम, जो कि रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम प्लांट्स में पाया जाता है, और दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी, जो एनावीना और नॉस्टॉक इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी मीन्स साइनोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम, ये दो नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है राइट 10 लाइंस ऑन द यूजफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मीन्स जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो अच्छे वाले जो फ्रेंड हैं आपके, उन पर आपको 10 लाइंस यहाँ पर लिख देनी है। तो ये 10 लाइंस भैया हमने आपके लिए लिखी हुई हैं। यूज्ड इन मेकिंग कर्ड एंड चीज़, जहाँ पे लैक्टोबैसिलस हेल्पफुल होता है। यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड केक। यूज टू मेक एल्कोहल, एल्कोहल बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। नाइट्रोजन को फिक्स करने में यूज किया जाता है। एनिमल्स में डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन्स लाइक एंटीबायोटिक्स को बनाने में इनका यूज किया जाता है। वैक्सीन्स को बनाने में इनका यूज किया जाता है। एनवायरनमेंट को क्लीन करने में डिकम्पोजिशन की प्रोसेस से ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और बायोगैस को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं वेस्ट से। वेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उससे बायोगैस बनाने में हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और कंपोस्टिंग मतलब ऑर्गेनिक मैन्यूर, मतलब ऑर्गेनिक खाद बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। अब राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अभी तो आपने देखा इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, अब इनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं। तो भैया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बड़े हार्मफुल होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सारे नहीं कुछ। दे कॉज डिजीज इन ह्यूमंस, जैसे कोलेरा हो गया, मलेरिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। एनिमल में एंथ्रेक्स हो गया, मैंने पूरी टेबल आपको डिस्कस करी थी। प्लांट्स में सिट्रस कैंकर हो गया। ये खाने को बर्बाद कर सकते हैं, कपड़ों को ख़राब कर सकते हैं, लेदर को ख़राब कर सकते हैं, फूड को दूषित कंटेमिनेट कर सकते हैं, पानी को भी कंटेमिनेट कर सकते हैं, और फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं। ठीक है, खाद्य विषाक्तता जो हमने पढ़ा बड़ी डिटेल से। तो दे शुड बी हैंडल्ड केयरफुली, तो इनको बड़े केयरफुल होकर के हमें हैंडल करना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और एंटीबायोटिक्स को लेते टाइम हमें क्या क्या प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन दैट किल बैक्टीरिया। ये मेडिसिन होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं या उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, जैसे पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन इसके एग्जाम्पल्स हो गए। प्रिकॉशंस में टेक एंटीबायोटिक्स ओनली ऑन डॉक्टर्स एडवाइस, केवल डॉक्टर्स के एडवाइस पर हमें लेने चाहिए। कंप्लीट फुल कोर्स करना चाहिए इनको लेते टाइम, और इनका अननेसेसरीली यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया में बिकम रेसिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनके प्रिकॉशंस हो गए और ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट और फ्रेश चैप्टर के साथ। तब तक मैंने जो इससे पहला वाला चैप्टर, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मतलब जो आपका पहला क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाला चैप्टर है, वो भी कंप्लीट कर दिया है, और ये वाला चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट और फ्रेश चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।